नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और उसी सीरीज में आज हम बात करते हैं बस्तर का छिंदक नाग वंश। छत्तीसगढ़ में दो नाग वंशों का राज पाया जाता है। एक कवर्धा के फड़ी नाग वंश, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी, और एक बस्तर का छिंदक नागवंश। सर्वप्रथम हम इनका थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं। बस्तर के छिंदक नागवंशी से संबंधित शिलालेख बस्तर क्षेत्र में पाए गए हैं और इन शिलालेख में उन्हें चक्रकोटा, चक्रकोट या चक्रकूट के राजा के रूप में बताया गया है। मध्यकाल में बस्तर को इन्हीं विभिन्न नामों से जाना जाता था और इसी कारण इतिहासकारों ने बताया कि छिंदक नाग वंशों का शासन बस्तर क्षेत्र में था। छिंदक वंशियों की राजधानी बारसूर में थी तथा ये कश्यप गोत्र से संबंधित थे। इनके अलावा ये जो अपना ध्वज यूज करते थे उनमें सर्प का चिन्ह था तथा ये प्रतीक के रूप में बाघ और बाघ शावक अर्थात शेर के छोटे बच्चे का उपयोग करते थे। इनके अलावा ये भोगवती पुरेश्वर की उपाधि रखते थे, अर्थात भोगवती एक जो उत्तम शहर था उसके ये स्वामी थे। भोगवती इनका पौराणिक शहर है, अतः यह वर्तमान में भौतिक रूप से कहीं उपस्थित नहीं है। इसके अलावा इन्हें छिंदक कुल भास्कर व छिंदक कुल तिलक के नाम से भी जाना जाता था। तो यह इनका एक परिचय था। इसके अलावा इनके शिलालेख की लिपि और भाषा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इनके शिलालेख इंद्रावती नदी के उत्तर में तथा दक्षिण में दोनों तरफ पाए गए हैं। इंद्रावती नदी के उत्तर में जो शिलालेख प्राप्त होते हैं उनमें देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। उसी प्रकार जो इंद्रावती नदी के दक्षिण में शिलालेख पाए गए हैं उनमें भाषा व लिपि दोनों में तेलुगु का प्रयोग हुआ है। तो ये एक सामान्य परिचय के पश्चात हम इन छिंदक नागवंशी राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस वंश का प्रथम राजा नृपति भूषण था। इसकी जानकारी एर्राकोट के तेलुगु अभिलेख से प्राप्त होती है तथा यह भी इतिहासकारों ने अभिमत दिया है कि यह छिंदक नागवंश का संस्थापक था। इसके अलावा इसे क्षितिभूषण भी कई इतिहासकार कहते हैं। दोनों नाम एक ही हैं, कहीं यह क्षितिभूषण के नाम से मिलता है और कहीं इसे नृपति भूषण के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इतिहासकारों ने एक और अभिमत दिया है, वह यह है कि एक चोल वंशीय राजा राजेंद्र प्रथम था। उस राजा राजेंद्र प्रथम के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उसने सक्र-कोट्टम की विजय प्राप्त की थी। सक्र-कोट्टम का तादम्य वर्तमान बस्तर अर्थात चक्रकोटा, चक्रकोट या चक्रकूट से लगाया गया है और इसी पर इतिहासकारों ने यह कंक्लूजन निकाला कि राजेंद्र वन प्रथम निश्चित तौर पर नृपति भूषण के शासन काल में ही आक्रमण किया है। यह एक प्रकार का हाइपोथेसिस है, कल्पना है, परिकल्पना है, परंतु यदि इतिहासकारों ने इसे जोर दिया है तो यह आपका भी दायित्व है, आप भी इस पर जोर लगाएं और इस बात को याद रखें कि नृपति भूषण के काल में ही राजेंद्र प्रथम चोल ने आक्रमण किया था। नृपति भूषण के पश्चात उसका पुत्र जगदेव भूषण धारावर्ष गद्दी पर बैठता है।
जगदेक भूषण धारावर्ष का नाम धारावर्ष था तथा जगदेक भूषण इसकी उपाधि थी। साथ ही साथ इसकी एक और उपाधि राजभूषण भी हमें प्राप्त होती है। जगदेक भूषण धारावर्ष का एक सामंत जिसका नाम चंद्रादित्य था, इसके द्वारा शिलालेखों में तालाब और शिव मंदिर बनाने का उल्लेख प्राप्त होता है। अतः यह चंद्रादित्य शासन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और आयोग भी इसे महत्वपूर्ण समझता है। अतः आपको इस नाम को याद रखना है, साथ में यह भी याद रखना है कि यह धारावर्ष का सामंत था। इसके अलावा धारावर्ष के बारे में हमें बारसूर, पोटीनार, नारायणपाल और कुरुसपाल के अभिलेख में उल्लेख प्राप्त होता है। जगदेक भूषण के पश्चात एक और राजा आता है मधुरांतक देव। मधुरांतक देव ने जगदेक भूषण की हत्या कर दी थी। इतिहासकारों ने इस विषय पर इस कारण जोर दिया है क्योंकि इतिहासकारों को इनके प्रतीक और ध्वज छिंदक नाग वंशियों के प्रतीक और ध्वज से अलग प्राप्त हुए हैं। मधुरांतक देव ने धनु व्याघ्र का प्रतीक का उपयोग किया। इसके अलावा इसके ध्वज में ऐरावत व कमल कदली पद का उपयोग होता था। इस कारण इन दोनों वंशों की ध्वज चिन्ह और प्रतीक चिन्ह पर भिन्नता होने के कारण इतिहासकार मधुरांतक देव को पृथक वंश का मानते हैं। इतिहासकारों ने यह बताया कि मधुरांतक देव जगदेक भूषण धारावर्ष की हत्या करने के पश्चात गद्दी पर बैठता है। तत्कालीन समय में बस्तर दो मंडलों में या बोल सकते हैं संभागों में विभाजित था। एक संभाग चक्रकोट था और दूसरा संभाग भ्रमरकोट था। यह बस्तर राजाओं के इतिहास में भी मिल जाता है। इतिहासकारों ने इस मधुरांतक देव को भ्रमरकोट का मांडलिक माना और इसके अलावा यह बताया कि इसके जगदल तामपुर में इन दोनों मंडल को जीतने का उल्लेख मिलता है। अतः यह कंफर्म होता है, निश्चित होता है कि मधुरांतक देव ने निश्चित तौर पर धारावर्ष की हत्या की होगी, युद्ध में हराया होगा और उसके पश्चात बस्तर के दोनों मंडलों पे राज किया होगा। इसके अलावा इसके जगदलपुर तामपत्र से यह भी ज्ञात होता है कि मधुरांतक देव ने राजपुर नाम का ग्राम दान में दिया था। इसी जगदलपुर तामपत्र में मधुरांतक देव के लिए भ्रमर कोटच का राजा यह शब्द पंक्ति का उपयोग किया गया है। यह भ्रमर कोटच यही भ्रमरकोट मंडल है। इसके अलावा मधुरांतक देव ने तत्कालीन समय में चोलों से गठबंधन करके रखा था अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। इसके पश्चात मधुरांतक देव की हत्या सोमेश्वर प्रथम के द्वारा कर दी गई। इसकी जानकारी हमें कुरुसपाल अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके पश्चात हम सोमेश्वर प्रथम के बारे में बात करते हैं। सोमेश्वर प्रथम इस कुल का प्रथम प्रतापी सबसे प्रसिद्ध राजा था। चाहे वो पीएससी प्री हो, चाहे वो मेंस हो, दोनों की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इस सोमेश्वर प्रथम के राजकाज, इसके व्यक्तित्व की गहराइयों में घुसना हमारा कर्तव्य बनता है। और आइए इस सोमेश्वर प्रथम की गहराइयों में चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम इस सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी कुरुसपाल अभिलेख से चलती है।
इसी अभिलेख में यह पता चलता है कि सोमेश्वर प्रथम धारावर्ष का पुत्र था और राजाओं में अपने बाप की हार का बदला लेने का प्रवृत्ति अनादिकाल से चलता आया है। और इसी प्रवृत्ति के चलते सोमेश्वर प्रथम ने मधुरांतक देव पर आक्रमण किया और मधुरांतक देव की हत्या की, अपने बाप के अर्थात धारावर्ष की हत्या का बदला लिया। इसके अलावा इस कुरुषपाल अभिलेख में भ्रमरकोट व चक्रकोट दोनों पर अधिकार करने की भी जानकारी प्राप्त होती है कि सोमेश्वर ने भ्रमरकोट व चक्रकोट पर अधिकार कर लिया था। सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी चक्रकोट पर स्थापित कर ली। इसके अलावा इन्होंने चालुक्य से गठबंधन किया था। इतिहासकार इस विषय पर यह संकल्पना देते हैं कि मधुरांतक देव भी एक प्रतापी शासक था और उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए चोलों से गठबंधन कर लिया था। इस कारण सोमेश्वर प्रथम ने जब मधुरांतक देव पर आक्रमण किया तो इसे भी अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता थी और इसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए सोमेश्वर प्रथम ने चालुक्यों से गठबंधन कर लिया और सोमेश्वर प्रथम की विजय हुई। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे मेंस या प्री की दृष्टि से आपको याद रखना है। अगर मेंस में इन दोनों के बीच युद्ध की कहानी पूछा तो आपको इस गठबंधन को भी बताना पड़ेगा कि कौन किससे गठबंधन किया और गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी और परिणाम क्या हुआ। इसके अलावा सोमेश्वर प्रथम का नारायणपाल अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें उनकी माता का नाम महादेवी, पिता का नाम धारावर्ष और पुत्र का नाम कन्हरदेव प्राप्त होता है। यह अभिलेख बड़े इंपॉर्टेंट है और आयोग के पसंदीदा है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आयोग की इस पसंद की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा इतिहासकारों को सोमेश्वर देव की पत्नी का नाम भी पता चला और वह धरण महादेव था और यह भी बताया गया कि यह धरण महादेव जो सोमेश्वर प्रथम की पत्नी थी वो कवर्धा के राजा धरणीधर की पुत्र थी। और यह धरणीधर कौन है, कहाँ कैसे आया, इसके विषय में न हम चर्चा करेंगे न इतिहासकारों ने बताया। इसके अलावा इस सोमेश्वर प्रथम के स्वर्ण सिक्के बिलासपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। बड़ा अचरज है लेकिन प्राप्त हुए हैं, इस कारण आपको याद रखना जरूरी है। सोमेश्वर देव की पारिवारिक जानकारी और गद्दी में बैठने की प्रक्रिया को जानने के पश्चात अब हम इसके और पराक्रम को जानने की कोशिश करेंगे और इसके पराक्रम को जानने के क्रम में हम इसके विजय अभियान की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ यही उठता है कि सोमेश्वर प्रथम के अभियान की जानकारी आपको कहां से मिलती है। तो बता देंगे कि सोमेश्वर प्रथम के अभियान की जानकारी कुरुषपाल अभिलेख से प्राप्त होती है। यह कुरुषपाल अभिलेख नागरी लिपि में लिखा है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। अब इनमें जो श्लोक है उन श्लोकों में बहुत सारी पंक्तियां हैं और उन पंक्तियों में वन बाय वन एक एक करके इसकी विजय का उल्लेख है। सर्वप्रथम सोमेश्वर ने उड्र विजय किया। इस उड्र को ओड भी कहा गया है। यह ओड अर्थात उड़ीसा का क्षेत्र है। इसी अभिलेख में यह पता चलता है कि सोमेश्वर ने उड्र के सोमवंशी राजा को परास्त कर दिया और यह सोमवंशी राजा सोमेश्वर प्रथम से युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया, शहीद हो गया। इतिहासकार इस राजा के विषय में फिर से एक बार संदेह में है कि यहाँ का राजा कौन था। कुछ इतिहासकार इसे महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी मानते हैं तथा कुछ इतिहासकार इसे
महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मेजय मानते हैं। हमारी कोशिश है कि हम दोनों के नाम को याद रखेंगे और यदि यह क्वेश्चन आयोग पूछता है तो वहां विकल्प का इंतजार करेंगे। यदि दोनों विकल्प देता है तो हमारा विकल्प गलत होता है तो रिजल्ट के पश्चात हम उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। उड्र विजय के पश्चात वेंगी विजय आता है। वेंगी अर्थात यह आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। वेंगी अर्थात कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य जो क्षेत्र था उसे वेंगी क्षेत्र कहा जाता था। इस शिलालेख से यह विदित होता है कि सोमेश्वर देव ने यहां 2 बार आक्रमण किया था और इस समय यहां का जो कोई शासन करता था वो वीर चोड़ था, ऐसा शिलालेख से प्राप्त होता है। यदि तत्कालीन इतिहास पर ध्यान दिया जाए तो इतिहासकारों ने यह बताया कि जो वेंगी था वहां का राजा कुलोत्तुंग था और इस कुलोत्तुंग का पुत्र था वीरचोड़ और इस कुलोत्तुंग प्रथम ने वीरचोड़ को ही इस वेंगी के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करके रखा था। अर्थात सोमेश्वर प्रथम ने वेंगी के राज्यपाल वीरचोड़ को हराया, यह इतिहासकारों ने संकल्पना दी, अभिमत दिया। इस वेंगी विजय के पश्चात सोमेश्वर ने लेमड़ा का विजय किया। यह लेमड़ा अर्थात लवन, और यह लवन इतिहासकारों ने फिर से मतभेद दिखाया। कुछ ने इसे रायपुर जिले का लवन माना है और कुछ ने इसे बालाघाट जिले का लवन माना। लेमड़ा विजय के पश्चात सोमेश्वर प्रथम ने लंजी अर्थात बालाघाट पर विजय प्राप्त किया और बालाघाट विजय के पश्चात फिर आते हैं सोमेश्वर प्रथम के द्वारा रतनपुर विजय पर। सोमेश्वर प्रथम के कुरुषपाल अभिलेख के 16वें श्लोक पर रतनपुर शब्द का उपयोग किया गया है और यह बताया गया है कि उसने रतनपुर पर विजय हासिल की। इतिहासकारों ने इसे निश्चित तौर पर ही बिलासपुर जिले पर स्थित रतनपुर माना है, लेकिन इस अभिलेख में रतनपुर के राजा का नाम नहीं दिया है, परंतु इस अभिलेख की तिथि और रतनपुर विजय की तिथि दोनों को मेल जोल करने से यह पता चलता है कि इसी समय रतनपुर पर कलचुरी शासक पृथ्वीदेव का या पृथ्वीदेव प्रथम का शासन था। अतः इतिहासकार यह बताते हैं कि जब सोमेश्वर प्रथम का रतनपुर अभियान हुआ तो उसने पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया होगा। इसे भी हमें याद रखना है। यह याद रखना है कि शिलालेख में पृथ्वीदेव प्रथम का नाम नहीं दिया है, परंतु तत्कालीन समय में रतनपुर पर राज्य करने वाला पृथ्वीदेव प्रथम था। अतः सोमेश्वर देव ने पृथ्वीदेव पर ही विजय प्राप्त की थी। इसके पश्चात सोमेश्वर ने वज्र पर अभियान किया। वज्र अर्थात बैरागढ़ जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है और यहां भी विजय प्राप्त की। वज्र अभियान के पश्चात वो भद्रपत्तनम पर विजय करता है, जिसे भांडक या भद्रावती से तादम्य किया गया है। और इसके पश्चात एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कौशल विजय। इस कुरुषपाल अभिलेख में सोमेश्वर प्रथम के कौशल विजय के बारे में भी वर्णन है। इसने 2 बार कौशल पर विजय किया। पहली बार इसने रतनपुर पर विजय किया, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और दूसरी बार इसने कौशल क्षेत्र के 6,96,000 ग्राम पर अधिकार प्राप्त कर लिया, कब्जा कर लिया, उसको हथिया लिया। तथा यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि कौशल के इस द्वितीय अभियान पर इसके सेनापति यशोराज प्रथम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह विजय पूर्ण विजय सेनापति यशोराज प्रथम के दम बल पर इसने प्राप्त किया और अपने इस सेनापति यशोराज प्रथम के पराक्रम से खुश होकर
प्रसन्न होकर सोमेश्वर प्रथम ने इन सभी क्षेत्रों का राज्यपाल यशोराज प्रथम को नियुक्त कर दिया। उसके पश्चात सोमेश्वर प्रथम के एक और युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, परंतु यह बात बड़े ध्यान देना इस बात पर कि यह युद्ध की जानकारी कुरुस्पाल अभिलेख से नहीं मिलती। जब जाजरदेव के बारे में इतिहासकारों ने खोजबीन की और जाजरदेव का रतनपुर अभिलेख प्राप्त हुआ, तो वहां से यह जानकारी प्राप्त हुई कि जाजरदेव जो कलचुरी कालीन था, जाजरदेव प्रथम था, उसने सोमेश्वर देव पर विजय प्राप्त की थी। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जाजरदेव ने सोमेश्वर देव प्रथम पर विजय प्राप्त की थी। ऐसा वर्णन जाजरदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख में प्राप्त होता है। अब इतिहासकार फिर से यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ इतिहासकार इस सोमेश्वर देव को सोमेश्वर मानते हैं और यह वह सोमेश्वर है जो सोनपुर क्षेत्र का मांडलिक था और सोमेश्वर देव के अधीन शासन करता था। ऐसा मानने वाले इतिहासकार है डॉक्टर हीरालाल शुक्ल तथा दूसरे इतिहासकार जिनमें बालचंद्र जैन जी हैं, मिरासी जी हैं, डीसी सरकार जी हैं, वह यह मान के चलते हैं कि सोमेश्वर चक्रकोट का राजा था, अर्थात यह वही सोमेश्वर है जो छिंदक नाग वंश का राजा था और पीएससी ने भी इसे यही मान के चला है। इस कारण हम भी इसे छिंदक नाग वंशी सोमेश्वर देव प्रथम मानकर चलते हैं। इसके आगे की कहानी यह है कि जाजरदेव सोमेश्वर देव दोनों ही बड़े पराक्रमी शासक थे। जब इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ तो सोमेश्वर देव की पराजय हो गई। जाजरदेव ने सोमेश्वर देव को उसकी पत्नी, उसके राज, उसके मंत्री सहित बंदी बना लिया। तत्पश्चात सोमेश्वर देव की माता के द्वारा जाजरदेव को अनुनय विनय किया गया, सॉरी कहा गया, क्षमा प्रार्थना की गई। तो जाजरदेव सोमेश्वर देव की माता के बातों से प्रसन्न हुए और सोमेश्वर देव को बंदी से मुक्त कर दिए, उनकी रानियों को भी मुक्त कर। रानियों के साथ साथ सोमेश्वर देव के राज को भी जाजरदेव ने छोड़ दिया। अर्थात युद्ध में हारने के पश्चात भी सोमेश्वर देव अपने राज्य में शासन करता रहा। जाजरदेव उसके राज्य को हड़प नहीं किया। इसे आपको ध्यान रखना है। अब सोमेश्वर देव के पश्चात उसके पुत्र कन्हर देव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सोमेश्वर देव के पश्चात छिंदक नाग वंश पर कन्हर देव गद्दी पर बैठता है और इसी कन्हर देव के शासन के समय कलचुरी राजवंश का पृथ्वीदेव कन्हर देव पर आक्रमण करता है और कन्हर देव इस आक्रमण से भयभीत हो जाता है। वह अपनी राजधानी का त्याग कर कर कहीं भाग जाता है। तो याद रखिएगा, कन्हर देव के शासन के समय कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने आक्रमण किया था और पृथ्वीदेव द्वितीय को सफलता प्राप्त हुई थी। कन्हर देव के पश्चात सोमेश्वर देव द्वितीय के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। सोमेश्वर देव द्वितीय का उल्लेख उसकी पत्नी गंग महादेवी के बारसुर अभिलेख में हुआ है। याद रखिएगा, बारसुर अभिलेख गंग महादेवी से संबंधित है और यह गंग महादेवी सोमेश्वर देव द्वितीय की वाइफ है, पत्नी है। सोमेश्वर देव द्वितीय के पश्चात जगदेव भूषण नरसिंह शासन करता है। यह जगदेव भूषण नरसिंह माणिक्य देवी का उपासक था, ऐसा भैरमगढ़ अभिलेख से पता चलता है। यह माणिक्य देवी को तत्कालीन समय की दंतेश्वरी देवी से तारतम्य किया जाता है, दंतेश्वरी देवी के समान ही माना जाता है। इसके पश्चात जगदेव भूषण नरसिंह के पश्चात
इस छिंदक नागवंशियों का जो राजाओं का क्रम है वह प्राप्त नहीं होता। एक शिलालेख प्राप्त होती है जिसमें किसी छिंदक नागवंशी राजा जयसिंह का वर्णन प्राप्त होता है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयोग के द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा राजा या शासक इस वंश से संबंधित नहीं है। अतः आपको किसी वंश के संपूर्ण राजाओं के नाम भी रटे होने चाहिए और उनका क्रम भी रटा होना चाहिए। अगर किसी शिलालेख में क्रम दिया है तो आपको निश्चित तौर से वह क्रम याद होना चाहिए। जयसिंह के पश्चात हमें इस वंश के अंतिम राजा हरिश्चंद्र की जानकारी प्राप्त होती है। प्रथम राजा, अंतिम राजा और सर्वप्रतापी राजा, किसी वंश के इन तीनों राजाओं के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आयोग की नजर इन्हीं तीनों पर रहती है, अतः इन तीनों को आप बिल्कुल रट डालें, स्मृति पटल पर बसा लें। तो इस छिंदक नागवंश का अंतिम शासक हरिश्चंद्र हुआ। इसकी जानकारी टेमरा के सती स्मारक अभिलेख से प्राप्त होती है। अतः यहाँ यह भी जानना आपको इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में सती स्मारक अभिलेख टेमरा में है। इसके अलावा कुछ सती अभिलेख आपको रतनपुर में भी मिल जाएंगे, जिसके बारे में हम कलचुरियों के काल में चर्चा करेंगे। इसी टेमरा के सती स्मारक अभिलेख में इस हरिश्चंद्र के बारे में बताया गया है कि हरिश्चंद्र ने बारसूर में बत्तीसा मंदिर, मामा भाचा मंदिर और चंद्रादित्येश्वर मंदिर, इन तीनों का निर्माण कराया है। स्थापत्य की दृष्टि से यह तीनों महत्वपूर्ण जगह है जिसे आयोग के द्वारा कई दफे अपने प्रश्नों में पूछा गया है। तो ये पूरी की पूरी छिंदक नागवंशियों के बारे में जानकारी है। तो अब आपका दायित्व यह बनता है कि आप इन इतिहास की जानकारी को प्राप्त करें और उसके पश्चात क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को लगातार सॉल्व करें। और यदि कुछ कंफ्यूजन होता है तो या तो कमेंट बॉक्स पर या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो वर्तमान के लिए इतना ही। धन्यवाद।